आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट एंड शेड्यूल्स आता है उसको लेकर। तो सबसे पहले जान लेते हैं पार्ट एंड शेड्यूल्स क्या होता है। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा वेन डायग्राम में देख लेते हैं। सपोज दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसमें सबसे बड़ा वाला जो पार्ट होता है, सबसे बाहर वाला या बड़ा वाला जो पार्ट आता है वो होता है शेड्यूल। ओके, शेड्यूल के अंदर रहता है पार्ट्स। ओके, उसके अंदर रहता है क्या, आर्टिकल, और उसके अंदर रहता है सब आर्टिकल, या और उसको हम लोग सब आर्टिकल बोलते हैं या फिर सेक्शन बोलते, सेक्शन और सेक्शन। तो दिस इज द सिस्टम। अगर आप पढ़ते हो, आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, पार्ट एंड शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले पता होना चाहिए भाई शेड्यूल क्या होता है, पार्ट्स क्या होता है। तो पार्ट्स जो होता है वो किसके अंडर में आता है, शेड्यूल के अंडर में आता है। शेड्यूल जो होता है एक कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे बड़ा वाला पार्ट होता है या बड़ा वाला सेक्शन होता है, उसके अंडर आता है पार्ट्स, उसके अंदर आर्टिकल, उसके अंदर आता है सब आर्टिकल और सेक्शन। ओके, ये तो ए वाला डिवीजन आप लोगों को याद रखना है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इन दिस केस योर आंसर विल बी शेड्यूल। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। इसको बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ना है। इधर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह इधर से दे देता है। तो देखो पार्ट 1 में क्या डिस्कशन किया गया है, पार्ट 2 में क्या डिस्कशन किया गया है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो पार्ट 1 में बोला गया क्या, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। नाउ दिस इज ट्राई टू गेट माय पॉइंट। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब ये जो हम लोग अपना इंडिया का जो टेरिटरी पढ़ते हैं, सपोज दिस इज आवर द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये जो पार्ट है, ये जो पूरा जगह है, इसको इधर डिस्कस किया गया। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी मतलब इंडिया जो है, इसका टोटल कितना एरिया इसके अंडर में आता है, अंडर कंट्रोल में आता है, इसको लेकर डिस्कस किया गया यहाँ पर, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। अब इसको लेकर जो आर्टिकल आता है कहां से कहां, दैट इज 1 to 4। ओके, 1 to 4 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इस पे डिस्कस किया गया। ओके, नेक्स्ट सिटीजनशिप आता है। नेक्स्ट आता है क्या, सिटीजनशिप मतलब नागरिकत्व। तो देखो आर्टिकल जो है इसको बहुत अच्छी तरह से पढ़ना है, हर पार्ट को पढ़ना है, उसका कंटेंट क्या है याद रखना है, और उसके साथ साथ कौन सा आर्टिकल इसके साथ जुड़ा हुआ है ये भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो पार्ट 1 में क्या आ रहा है, इंडिया एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, इधर एक बच्चे लोग जो है थोड़ा गलती कर लेते हैं। अगर इसको आप लोग हटा देते हो, सपोज इंडियन टेरिटरी इधर बोला गया है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी, अगर इसको हटा देते हो ये वाला लाइन, तो मिल जाता है यूनियन टेरिटरी। तो यूनियन टेरिटरी आप लोगों को पता है जो दो टाइप का जो सिस्टम हमारे इधर है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी। स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जिसको हम लोग बोलते हैं। तो यूनियन टेरिटरी ये वाला नहीं है, इधर बोला गया यूनियन एंड स्टेट टेरिटरी मतलब इंडिया में जितने जगह है, इंडिया में कौन सा रीजन, जैसे अभी ड्रॉ करके आप लोगों को दिखाया कि कौन कौन से इलाका इसके अंडर में आता है, यूनियन के अंडर में आता है, कहां पर हम लोग का कंट्रोल है, उसको लेकर डिस्कस किया गया। अगर यूनियन टेरिटरी बोलते हैं तो उसको लेकर देखो अलग तरीके से डिस्कस किया गया, कहां पर, पार्ट 8 में। पार्ट 8 में देखो अलग तरीके से यूनियन टेरिटरी को लेकर डिस्कस किया गया। सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ट्राई टू मेक इट वेरी सिंपल। अगर आपसे पूछ लेता है इंडिया एंड इट्स टेरिटरी मतलब इंडिया, ये जो इंडिया है, ठीक है, इसका ये जो पूरा रीजन है, इसके अंदर जो पूरा रीजन है कौन सा आर्टिकल में आता है, कौन सा जगह इसके अंदर में आता है, कौन सा पार्ट में आता है, देन योर आंसर विल बी पार्ट 1। अगर आपसे पूछ लेता है कि यूनियन टेरिटरी कहां पर आता है, वो आता है पार्ट 8 में। ठीक है, और शेड्यूल अगर मैं पार्ट 1 जब पढ़ रहा हूं तो उसके साथ साथ मैं शेड्यूल भी थोड़ा बहुत ऐड कराना चाहूंगा। तो शेड्यूल 1 में क्या डिस्कस किया गया है, शेड्यूल 1 में डिस्कस किया गया है जितने भी स्टेट्स है, लगभग हमारे इधर अभी क्या है 28 स्टेट्स है, उसका जो नाम और टेरिटरी, और 8 जो इंडियन टेरिटरी है उसका नाम एंड टेरिटरी। ट्राई टू गेट माय पॉइंट। ठीक है, शेड्यूल पार्ट 1 में बोला गया है कौन सा इलाका इंडिया के अंडर में आता है, उसका कंट्रोल कैसे होता है, पूरा जो सिस्टम है यूनियन टेरिटरी, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, उसको डिस्कस किया गया पार्ट 1 में। शेड्यूल 1 में डिस्कस किया गया है कि टोटल कितना स्टेट है, टोटल अभी 28 स्टेट है, उसका हर एक का नाम, नेम ऑफ द स्टेट एंड इट्स टेरिटोरियल जुरिडिक्शन। हर स्टेट का जो जुरिडिक्शन आता है, हर स्टेट कितना जो एरिया इसके अंडर में आता है, क्या क्या उसका जुरिडिक्शन है हर स्टेट का, वो वाला इधर डिस्कस किया गया है अलॉन्ग विद द यूनियन टेरिटरी। ठीक है, तो डिफरेंस पता होना चाहिए पार्ट और शेड्यूल में। पार्ट 1 में टोटल यूनियन एंड स्टेट पूरा इंडिया का जो हम लोग का जो पूरा इलाका है उसको लेकर डिस्कस किया गया है, और टोटल 28 स्टेट उसका नाम, और 8 यूनियन टेरिटरीज जो है उसका नाम, और उसका हर एक स्टेट का जो बाउंड्रीज है और जुरिडिक्शन है उसको लेकर डिस्कस किया गया है यहाँ पर शेड्यूल 1 में। ओके, होपफुली पार्ट 1 और शेड्यूल 1 के बीच में डिफरेंस आप लोगों को पता चल गया, और मैंने अलग तरीके से बोल दिया कि अगर आपको यूनियन टेरिटरी के बारे में कभी पूछता है कि कौन सा पार्ट में आता है, दैट इज पार्ट 8 में आता है। ठीक है, तो इसको ऐसे पढ़ना है। नेक्स्ट पार्ट में जैसे अभी बोला कि सिटीजनशिप जो है, सिटीजनशिप को लेकर डिस्कस किया गया है, और कहां से कहां तक, इट हैज बीन डिस्कस्ड फ्रॉम द आर्टिकल 5 to 11। ओके,
उसके बाद देखो आता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्या आता है, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज फंडामेंटल राइट्स। इसलिए इसको क्या बोला जाता है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला जाता है, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसको, इसलिए जो फंडामेंटल राइट्स हम लोग के पास होता है, जिसकी वजह से हम लोग जो है अपना राइट्स जो है इसको क्या कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं और इसको परफॉर्म कर सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट्स को लेकर डिस्कशन जो है वो कहां पर किया गया है, पार्ट 3 में किया गया है, और आर्टिकल अगर देखते हो तो 12 to 35। ओके, इसको याद रखना। फंडामेंटल राइट का जो कांसेप्ट है वो कहां से लिया गया है, वो लिया गया है यूएस से। उसके बाद देखो पार्ट 4 में क्या आ रहा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, पार्ट 4 में आ रहा है, जिसको हम लोग शॉर्टकट में बोलते हैं डीपीएसपी। नाउ व्हाट इज डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, इसका मतलब होता है हाउ द स्टेट शुड रन ऑन, मतलब एक आइडियल स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट जो होता है वो कैसे रन करना है, उसका कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। अगर आप देखते हो, वी ऑल वांटेड दैट इंडिया मस्ट बिकम एन आइडियल स्टेट, तो एक आइडियल स्टेट बनाने के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शन गवर्नमेंट को फॉलो करना चाहिए, उसका एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया गया है। कौन सा पार्ट में, दैट इज पार्ट 4 में, और उस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का नाम है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इसको लेकर डिस्कस किया गया है फ्रॉम द आर्टिकल 36 to 51। वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो है आफ्टर फंडामेंटल राइट्स यू कैन कॉल इट, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, अब देखो उसके बाद क्या आ रहा है बेटा, उसके बाद आ रहा है 4A। अब कहीं पे भी आप लोगों को एक कैपिटल ए बी ऐसे, इधर देखो कैपिटल ए बी दिया है, ए दिया है, तो कहीं पे भी आप लोगों का ऐसे कैपिटल ए बी, जैसे 19A ऐसे दिया है, या 59(1)A, 51A, कैपिटल 51A ऐसे कैपिटल मिल गया, ए बी कैपिटल मिल जाता है जैसे इधर मिला है, तो इसका मतलब होता है क्या, ए वाला जो क्वेश्चन है बाद में ऐड किया गया। ठीक है, ये कभी भी अगर कैपिटल ए बी ऐसे कहीं पे भी मिल जाता है, इसका मतलब होता है ये वाला क्वेश्चन बाद में ऐड किया गया। तो ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, मतलब मौलिक कर्तव्य जिसको बोलते हैं, तो ये जो पार्ट है इसको बाद में ऐड किया गया था। कब, देखो कौन सा हिस्से में, 4A, 4 वाला तो ये था, इसके साथ 4A बाद में ऐड किया गया फंडामेंटल ड्यूटीज, और इसके लिए देखो अलग तरीके से टोटल एक आर्टिकल भी ऐड किया गया, दैट्स 51A। अब देखो डीपीएसपी जो था 36 to 51 था, अब 51A में नया आर्टिकल इसके साथ जोड़ दिया गया, फंडामेंटल ड्यूटीज 4A, फंडामेंटल ड्यूटीज, इस आर्टिकल बोलोगे तो 51A बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज मतलब हम लोग का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब इसको एडॉप्ट किया गया था तो उसमें नहीं था, इसको जो है बाद में देखो इधर लिखा गया है, इसको बाद में एडॉप्ट किया गया था। कब एडॉप्ट किया गया था बेटा, इधर लिखा है देखो 42nd अमेंडमेंट 1976, मतलब फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था। ओके, इसको याद रखना है। और ये फंडामेंटल ड्यूटीज है, इसको रिकमेंड किसने किया था, दैट इज स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ए वाला जो है आप लोगों को याद है, स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंडेड फॉर एडिशन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ राइट्स होने से तो कुछ होता नहीं है, हम लोग के पास क्या होना चाहिए, ड्यूटीज भी होना चाहिए। मतलब राइट्स जो है उसको तो हम लोग एंजॉय करते हैं, उसको हम लोग अपने तरीके से उसको लेते हैं, या उसको हमेशा उसके ऊपर हम लोग कंसर्न रहता है, भाई ये राइट्स चाहिए, वो राइट्स हम लोग को चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ एज ए सिटीजन हम लोग को क्या करना चाहिए, ड्यूटीज भी जो है परफॉर्म करना चाहिए। तो ये जो ड्यूटीज वाला जो क्वेश्चन है फंडामेंटल ड्यूटीज, इसको बाय 42nd अमेंडमेंट 1976 इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसको इंसर्ट किया गया। ओके, उसके बाद आता है क्या, यूनियन। देखो लिखा हुआ है यूनियन गवर्नमेंट। यूनियन गवर्नमेंट जो है, यूनियन जो केंद्रीय सरकार आता है, उसको लेकर डिस्कस किया गया है यहाँ पर पार्ट 5 में। मतलब यूनियन गवर्नमेंट मतलब इसका जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है यूनियन गवर्नमेंट का, अगर देखते हो एग्जीक्यूटिव पार्ट, एग्जीक्यूटिव पार्ट में आता है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट, तो उनको लेकर डिस्कस किया गया है कहां पर, पार्ट 5 में डिस्कस किया गया है। उसके बाद आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, अगर यूनियन पार्लियामेंट की बात करें मतलब राज्यसभा, लोकसभा, तो सब ये जो डिस्कशन आता है कहां पर आता है, यूनियन में आ जाता है। यूनियन का और एक भाग आता है, और एक पिलर आता है जिसको बोलते हैं जुडिशियल। जुडिशियल मतलब सेंट्रल जुडिशरी, मतलब क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट। मतलब जब आप यूनियन पढ़ रहे हो तो आपको याद रखना है यूनियन गवर्नमेंट को लेकर डिस्कस कर रहे हो, जो पार्ट 5 में आता है। और यूनियन जो है, यूनियन गवर्नमेंट का जो अगर देखते हो तो 3 पिलर्स है जिसके ऊपर यूनियन गवर्नमेंट खड़ा हुआ है। जैसे एग्जीक्यूटिव, अभी बोले एग्जीक्यूटिव के अंदर आता है प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दे आर ऑल डिस्कस अंडर दिस पार्ट। उसके बाद आता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट अगर बोलते हो राज्यसभा, लोकसभा, हाउस ऑफ काउंसिल, ओके। उसके बाद सॉरी काउंसिल ऑफ स्टेट, राज्यसभा, लोकसभा,
उसको लेकर डिस्कस किया गया। जुडिशियरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, इसको लेकर पूरा ये जो पूरा पार्ट वाला डिस्कशन आता है यूनियन में आता है। और आर्टिकल अगर देखते हो तो 52 से 151, ठीक है, इसको याद रखना है। यूनियन गवर्नमेंट को लेकर डिस्कशन किया गया है 52 टू 151। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट, अब स्टेट गवर्नमेंट के पास भी क्या रहता है, एग्जीक्यूटिव रहता है, जैसे गवर्नर, ठीक है, गवर्नर बोलो, एग्जीक्यूटिव के अंडर आता है, गवर्नर आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आता है। तो इसको लेकर डिस्कस किया गया पार्ट 6 में। और स्टेट जो असेंबलीज होते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर जिसको हम लोग बोलते हैं, स्टेट लेजिस्लेचर मतलब उसका दो पार्ट होता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, इसको लेकर भी स्टेट में डिस्कस किया गया है। और स्टेट में जब बात कर रहे हो तो जुडिशियरी मतलब होता है हाई कोर्ट, मतलब जब आप पढ़ रहे हो स्टेट जब पढ़ रहे हो तो आपको याद रखना है स्टेट के अंदर कौन कौन से एग्जीक्यूटिव आता है, चीफ मिनिस्टर आता है, गवर्नर आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं। तो इसको लेकर डिस्कस कहां पर किया गया है, स्टेट लेवल का जो डिस्कशन स्टेट गवर्नमेंट को लेकर डिस्कशन पार्ट 6 में किया गया है। और पार्लियामेंट, इधर जैसे यूनियन पार्लियामेंट बोला जाता है, स्टेट में इसको लेजिस्लेचर बुलाया जाता है, जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, इसको लेकर डिस्कशन किया गया है। जुडिशियरी जो होता है, जुडिशियरी अगर स्टेट लेवल में देखो हाई कोर्ट और उसके अंडर में जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, इसको लेकर पूरा जो डिस्कशन वो पार्ट 6 में किया गया है। और आर्टिकल अगर बोलते हो 152 टू 137। तो ये जो चीज है आप लोग को याद रखना है, इधर आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूनियन गवर्नमेंट को लेकर डिस्कशन किया गया है 52 टू 151 और स्टेट को लेकर डिस्कशन किया गया है 152 टू 237। ओके, उसके बाद मैंने पहले ही बोल दिया कि यूनियन टेरिटरी जो आता है, जो डायरेक्ट यूनियन टेरिटरी मतलब होता है जो इलाका, जो टेरिटरी जो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है और जिसको कंट्रोल करता है आइदर बाय प्रेसिडेंट और एनी अदर अथॉरिटी दैट इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये जो जगह है यूनियन टेरिटरी, इसको लेकर डिस्कशन पार्ट अगर बोलते हो तो 8 में किया गया है। आर्टिकल अगर बोलते हो तो 239 टू 242 में इसको लेकर किया गया है। ओके, उसके बाद देखो क्या है पंचायत। अब पंचायत हम लोग को पता है, पंचायत कॉर्पोरेशन क्या होता है, ये जो है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो होता है उसका एक पार्ट होता है, ठीक है। तो पंचायत जो है, पंचायत को लेकर डिस्कशन कहां पर किया गया है, कौन सा पार्ट में किया गया है, पार्ट 9 में किया गया है। ये आप लोग को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पंचायत जो सिस्टम है इसको लेकर डिस्कशन अगर पार्ट में पूछते हैं तो पार्ट 9, और सेक्शन अगर पूछते हैं या शेड्यूल अगर पूछते हैं तो आता है, शेड्यूल अगर पूछते हैं तो आता है 11। तो पहले हम लोग पार्ट को पढ़ लेते हैं। तो पार्ट कौन सा आता है, पंचायत को लेकर डिस्कशन पार्ट 9 में आता है। अगर आर्टिकल बोलते हैं तो 243 टू 243 ओ। अब इसको याद रखना है, इसको थोड़ा बच्चे लोगों को याद करने में थोड़ा डिफिकल्टीज होता है। देखो 243, उसके बाद 243 ए बी सी डी ऐसे करके 243 ओ तक अल्फाबेटिकली अगर देखा जाए तो इसको लेकर डिस्कशन किया गया है कि इसको लेकर पंचायत को। ओके, अब पंचायत देखो ये वाला हो गया कहां पर 9 पे। उसके बाद ये जो पंचायत वाला जो क्वेश्चन है इसको भी बाद में ऐड किया गया था बाय 73rd अमेंडमेंट 1992। याद रखना है पंचायत और कॉर्पोरेशन, ठीक है, म्युनिसिपैलिटीज जिसको हम लोग बोलते हैं, शहर में होता है म्युनिसिपैलिटी या कॉर्पोरेशन, गांव में जो सेल्फ गवर्नमेंट होता है उसको बोला जाता है पंचायत। तो पंचायत, ये जो क्वेश्चन है पंचायत एक्ट है, पंचायत एक्ट कब इनेक्टेड हुआ था, दैट इज 73rd अमेंडमेंट 1992। और जो म्युनिसिपैलिटीज एक्ट है उसको इनेक्ट किया गया था 74th अमेंडमेंट 1992 में। इसको याद रखना है, म्युनिसिपैलिटीज एक ही साल में हुआ था दोनों, सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का डिफरेंस है, पंचायत 73 और म्युनिसिपैलिटी 74। अब इसको याद रखना, म्युनिसिपैलिटी कहां पर आता है, 9A में आता है, ठीक है, 9A में आता है। अब म्युनिसिपैलिटीज को लेकर अगर आर्टिकल देखो तो उधर कहां पर खत्म हुआ था, पंचायत खत्म हुआ था 243 टू 243 ओ तक खत्म हुआ था ओ। अब इधर जो है पी से शुरू हुआ है, 243 पी से लेकर शुरू हुआ है 243 जेड जी तक, ठीक है, मतलब ऐसे करके पी तक, पी से लेके जेड तक गया, उसके बाद जेड ए जेड बी ऐसे करके जेड सी ऐसे करके जेड जी तक गया। तो म्युनिसिपैलिटीज या कॉर्पोरेशन उसको लेकर डिस्कस किया गया 243 पी से लेके 243 जेड सी तक इसको लेकर डिस्कस किया गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। ओके, उसके बाद क्या आ रहा है, देखो 9B में आ रहा है कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक, कोऑपरेटिव सोसाइटी मतलब अगर आप देखते हो 9 में क्या आ रहा है, पार्ट 9 में आ रहा है पंचायत, 9A में आ रहा है म्युनिसिपैलिटीज, 9B में क्या आ रहा है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आ रहा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको लेकर डिस्कशन देखो कहां से है, इधर कहां पर खत्म होता है, जेड जी। तो जी के बाद क्या आता है, एच, मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी को लेकर डिस्कशन हुआ है 243 जेड एच से कहां तक, 243 देखो जेड टी तक। ओके, जेड, दिस इज द एंड, और इसके बाद कुछ है नहीं। आप लोगों को थोड़ा इधर जो है इसको याद रखना है। तो पंचायत जो था 243 से लेकर 244 तक, उसके बाद जब म्युनिसिपैलिटीज होता है वो ओ के बाद पी आता है, तो 243 पी से लेके 243 जेड सी तक चल रहा है। उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी आ रहा है जिसका टाइम पीरियड क्या आ रहा है 243 जेड एच, जी के बाद एच आता है, तो जेड एच से लेके जेड डी तक ये जो है ये पूरा पंचायत
म्यूनिसिपैलिटीज और उसके बाद कोऑपरेटिव सोसाइटी, इसको लेकर डिस्कस किया गया है। और कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है इसको भी बाद में कैपिटल है इसलिए बाद में ऐड किया गया था, याद रखना है कब ऐड किया गया था, 97th अमेंडमेंट 2011 में इसको ऐड किया गया। ठीक है, दिस इज द थिंग यू नीड टू गो थ्रू एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड इट एंड ट्राई टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट पार्ट 9 में क्या आ रहा है, पार्ट 9 में आ रहा है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट है शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज। अब एक चीज आप लोगों को बोल दूं, आप जब पढ़ रहे हो ना तो इसको थोड़ा आप जो है रिलेट करके पढ़ो, रिलेट इन द सेंस जैसे मैं बच्चे लोग को आप सबको बोलता रहता हूं कि आप लोग जो है इसको थोड़ा ऐसे पढ़िए कि देखो इधर जो है पार्ट जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो अभी पढ़े क्या, ये जो पार्ट पंचायत कहां पर आ रहे हैं, पार्ट 9 में आ रहे हैं, और जो म्युनिसिपैलिटीज आ रहे हैं वो कहां पर आ रहे हैं, 9A में आ रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है यही वाला चीज है वो जब आप शेड्यूल पढ़ रहे हो तो पंचायत उधर पार्ट 9 में था लेकिन इधर किसमें आता है, 11 में आता है। शेड्यूल मतलब पार्ट 9 में पंचायत को लेकर डिस्कस किया गया है, अगर उसको इस शेड्यूल में देखते हो तो 11th शेड्यूल में पंचायती राज सिस्टम को लेकर डिस्कस किया गया है, देखो इधर लिखा हुआ है। ठीक है, 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायती राज सिस्टम को लेकर डिस्कस किया गया है, जहां पे 29 मैटर्स आता है। 29 मैटर्स मतलब होता है 29 मतलब होता है मैटर्स मतलब होता है सब्जेक्ट, मतलब यू कैन कॉल इट लाइक दैट प्लीज कि 29 टोटल ऐसे सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर पंचायत का कंट्रोल है। पंचायत कैन मेक एक्ट ओवर 29 सब्जेक्ट्स। बहुत सारे ऐसी चीज है जैसे लोकल जो इलाका होता है उसका रोड जो होता है उसके ऊपर ये लोग क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं पंचायत। जो लैंड टैक्स होता है, जो लोकल जो खाजना जिसको हम लोग बोलते हैं उसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो ऐसे टोटल देयर आर 29 सब्जेक्ट्स है जिसके ऊपर पंचायत जो है अपने तरीके से एक्ट बना सकते हैं। ठीक है, और उधर हम लोग पढ़े थे कॉर्पोरेशन कहां पर आ रहा था, कॉर्पोरेशन म्युनिसिपैलिटीज जो आ रहा था वो 9A में आ रहा था, 9A में म्युनिसिपैलिटीज आ रहा था, इधर देखो 12 शेड्यूल में आ रहा है। ठीक है, अगर शेड्यूल पूछ ले मतलब पंचायत जो है वो 9 पार्ट में आता है और शेड्यूल पूछे तो 11, और जो म्युनिसिपैलिटीज है म्युनिसिपैलिटीज अगर पार्ट पूछ ले तो उधर वो वाला आता है 9A में, इधर देखो कौन सा शेड्यूल में आ रहा है, म्युनिसिपैलिटीज जो है वो 12 शेड्यूल में आ रहा है। ठीक है, देखो ये भी ऐड किया गया था, उधर हम लोगों ने पढ़ लिया 74th अमेंडमेंट जो है 1992 में ऐड किया गया था, इधर भी देखो 73rd अमेंडमेंट 1992 में ऐड किया गया था। अब देखो इधर म्युनिसिपैलिटीज के हाथ में कितना सब्जेक्ट्स है, देयर आर टोटल 18 सब्जेक्ट्स, मतलब 18 ऐसा सब्जेक्ट्स है, ऐसे मैटर है जिसके ऊपर जो है म्युनिसिपैलिटी जो है एक्ट बना सकता है। ठीक है, इसको आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से रैंडमली जब आप पार्ट पढ़ रहे हो उसके साथ कंपेयर करके इसको करना है तो आप लोगों को याद रख सकते हो इसको इजी। ओके, लेट्स मूव ऑन, हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया था, उसके बाद देखो क्या है, पंचायत के बाद हो जाता है शेड्यूल ट्राइबल एरियाज जो आता है वो कहां पर आता है, शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, मतलब ऐसे बहुत सारी जगह है जो बहुत जहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं तो उसको कंट्रोल किया जाता है, ट्राइबल जहां पर लोग रहता है उसको कंजर्व किया जाता है। प्रेसिडेंट जो होता है वो किसी भी जगह को शेड्यूल ट्राइबल जो जगह है उसको घोषणा कर सकता है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है, जब कोई भी जगह है वो क्वेश्चन देता है any area that can be declared as scheduled and tribal area by the president of India। ठीक है, कोई जो जगह है जो शेड्यूल ट्राइब इलाका उसको घोषणा कौन कर सकता है, प्रेसिडेंट कर सकता है, और इसको लेके मतलब जो जहां पर शेड्यूल ट्राइब लोग रहते हैं उधर उन लोगों को बहुत सारा कंजर्वेशन किया जाता है, उनको बहुत सारा जो है अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, तो इसको लेके डिस्कस किया गया है पार्ट 10। ओके, उसके बाद देखो क्या आ रहा है, उसके बाद आ रहा है पार्ट 11 जहां पर डिस्कस किया गया है, जहां पर डिस्कस किया गया है यूनियन एंड स्टेट के बारे में। यूनियन और स्टेट मतलब केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच में जो अच्छा रिलेशन होता है, जो रिलेशन होना चाहिए उसको लेकर देखो लिखा ही है रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक है, तो इसको लेकर डिस्कशन किया गया है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन कैसा होना चाहिए उसके बीच में उसको लेकर डिस्कस किया गया है 11 पार्ट में। ओके, और आर्टिकल अगर 45 to 63 आर्टिकल इसमें आता है। अब ये तो पार्ट में चला गया, जब आप शेड्यूल में जाएंगे मतलब ये जो रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इसको लेकर डिस्कशन कौन सा पार्ट में किया गया है, पार्ट 11 में किया गया है। यही जब आप शेड्यूल में जाएंगे तो यही वाला आपको मिलेगा कहां पर, यही वाला आपको मिलेगा 7th शेड्यूल में। देखो इधर मेंशन किया गया है 7th शेड्यूल, तो 7th शेड्यूल इज अबाउट यूनियन एंड स्टेट, मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर्स होते हैं उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, उसको कैसे डिस्बर्स किया गया है, उसको लेकर डिस्कशन किया गया है 7th शेड्यूल में। मतलब यूनियन और स्टेट के बीच में कैसे रिलेशन होना चाहिए इसको लेकर डिस्कशन है पार्ट 11 में, और यूनियन और स्टेट के बीच में जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है उसको लेकर डिस्कशन किया गया है कहां पर, 7th शेड्यूल में। ये आप लोगों को याद है। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लोग उधर चले जाते हैं 11 तक हम लोगों ने डिस्कस करे। उसके बाद देखो शेड्यूल 12 में क्या आ रहा है, पार्ट 12 में आ रहा है, पार्ट 12 में जो है बहुत सारा प्रॉपर्टी फिनेंस कॉन्ट्रैक्ट इसको लेकर डिस्कस किया गया है। ठीक है, पार्ट 12 फिनेंस जो हम लोग का जो राइट टू प्रॉपर्टी होता है वो इसके अंदर आता है, बहुत सारा जो लॉ वगैरह आता है
रिगार्डिंग द वेल्थ एंड प्रॉपर्टी, वो जो है इधर डिस्कशन किया गया है। इसका आर्टिकल देख लीजिए कहां से कहां तक आता है, फ्रॉम द 264 टू 308। ओके, उसके बाद देखो ट्रेड एंड कॉमर्स, उसके बाद पार्ट 13 में आ रहा है ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। मतलब इंडिया के अंदर जो ट्रेड एंड कॉमर्स प्रैक्टिस होता है, जैसे सेंट्रल के साथ स्टेट का, या स्टेट जो है उसके अंदर में किसी एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ जो है कॉमर्शियल एक्टिविटीज कर रहे हैं, ट्रेड एंड कॉमर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसको लेकर डिस्कशन जो है पार्ट 13 में किया गया है। तो देखो पार्ट 13 इज अबाउट ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसको लेकर डिस्कस किया गया है 301 टू 307 में। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद क्या आता है बेटा, उसके बाद आता है सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट। ये जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होता है, ये लोग सेंट्रल और स्टेट के अंडर में काम करते हैं, तो इसको इसका जो प्रोविजन होता है वो सर्विस प्रोविजन होता है, नॉर्म्स होता है, इसको लेकर डिस्कशन किया गया कहां पर, ए पार्ट 14 में। और सर्विसेज अंडर यूनियन एंड स्टेट, देखो आर्टिकल देखो 308 टू 323। तो ये जो केंद्रीय सरकार मतलब कि सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एग्जाम होता है, उसको अगर हायर लेवल का जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम होता है, जैसे आईपीएस आईएएस, इसको कंडक्ट कौन करते हैं, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। स्टेट लेवल का जो हायर डब्ल्यूबीसीएस वाला जो एग्जाम होता है सिविल सर्विस का, उसको कौन कराता है, स्टेट पीएस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये जो सर्विस अंडर यूनियन एंड स्टेट जब आप कर रहे हो, तो इसके अंडर यूपीएससी और स्टेट एसपीएससी जो होता है, इसको लेकर भी डिस्कशन किया गया है। तो कभी कभी आप लोगों को पूछ लेता है कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इसको लेकर डिस्कशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट में किया गया है, देन योर आंसर वुड बी पार्ट 14। ओके, उसके बाद क्या आता है, देखो पार्ट 14 ए में आता है ट्राइब्यूनल्स। अब मैंने पहले ही बोला था, कहीं पे अगर आप लोगों को ऐसे दिख गया कि ए बी कैपिटल, इसका मतलब क्या होता है, इसको बाद में ऐड किया गया। तो ये जो ट्राइब्यूनल वाला क्वेश्चन है, बाद में इसको ऐड किया गया है। देखो कौन सा आर्टिकल इसके साथ जुड़ा गया है, ट्राइब्यूनल में 323A और 323B। मतलब ट्राइब्यूनल जो क्वेश्चन होता है, ट्राइब्यूनल क्या होता है, ट्राइब्यूनल मतलब होता है जो फर्स्ट ट्रैक कोर्ट होता है, जहां पे जाके आपको बहुत जल्दी जो है आपको क्या मिलता है, जजमेंट मिलता है, इसको बोलते हैं ट्राइब्यूनल्स। तो ट्राइब्यूनल्स बेसिकली बहुत सारे ट्राइब्यूनल्स होते हैं, लेकिन इसको हम लोग दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव और एक होता है अदर्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स का दो हिस्सा होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स अगर देखते हो तो इसके अंदर आता है कैट, सीएटी, आप लोगों ने सुना होगा। कैट मतलब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, कैट का मतलब होता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, और एक आता है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में होता है सैट, मतलब स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल। अब ये होता क्या है बच्चे लोग, देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल का मतलब होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एम्प्लॉइज है, सपोज जो एम्प्लॉइज है उन लोगों का जो भी दिक्कत हो रहा है, सपोज किसी को सैलरी ठीक तरीके से नहीं मिल रहा है, डीए नहीं मिल रहा है, तो जो भी डिमांड है, जो भी प्रॉब्लम्स है, उसको लेके ये लोग कहां पर जाते हैं, कौन सा कोर्ट में जाता है, ट्राइब्यूनल्स में जाता है, वो लोग कैट में जाता है। सपोज मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, आप सेंट्रल गवर्नमेंट का, अब मुझे कुछ दिक्कत है, मुझे सैलरी स्ट्रक्चर को लेकर कुछ दिक्कत है, मुझे सैलरी इनहेंस कराना है या और भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको लेकर मुझे कहां पर जाना पड़ेगा, कैट में जाना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या फिर और कोई कोर्ट में चला जाए। जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो लोग हैं, मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है, अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं, तो उनका जो प्रॉब्लम है, उसका जो डिमांड है, उसको लेकर कहां पर जाएंगे, उसको लेकर जाएंगे कैट। सेम चीज होता है जो सेट होता है स्टेट लेवल में, मतलब स्टेट लेवल के जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, वो लोग अपना जो डिमांड है उसको लेकर कहां पर जाता है, सेट में। ठीक है, और अदर्स में जो आता है बहुत सारा ऐसे है, जैसे मिलिट्री ट्राइब्यूनल, जहां पर मिलिट्री जो है, पैरामिलिट्री फोर्स या मिलिट्री फोर्स, उन लोगों का सुनवाई होता है। आप लोगों को कभी कभी सुनाई पड़ता है कि किसी का कोर्ट मार्शल हो गया, ठीक है, कोई जो है वो कोई मिलिट्री जो ऑफिसर थे, वो जो है इलीगल कुछ काम कर रहे थे, तो उसका कोर्ट मार्शल हो गया, तो कहां पर होता है, मिलिट्री ट्राइब्यूनल्स पे होता है। आप लोगों ने नेशनल ग्रिड ट्राइब्यूनल के बारे में सुना होगा, तो नेशनल ग्रिड ट्राइब्यूनल जो है अदर्स में आता है। नेशनल ग्रिड ट्राइब्यूनल जो है, ये क्या करता है, जो इन्वायरमेंट है इसके ऊपर ये जजमेंट देता है। सपोज कहीं पे जो है जैसे होता है दिवाली के टाइम पे जो पटाखा फोड़ते हैं, उससे जो एयर पोल्यूशन होता है, उसके वजह से क्या होता है, बहुत सारे ऐसे पटाखे हैं जिसके ऊपर बैंड लग जाता है, रेस्ट्रिक्शन लग जाता है। तो ये जो रेस्ट्रिक्शन है वो कौन इंपोज करते हैं, एनजीटी। एनजीटी होता है जो एनवायरमेंट होता है उसके ऊपर काम करता है। एनवायरमेंट इसको बेहतर बनाने के लिए, या जो चीज एनवायरमेंट को पॉल्यूटेड कर रहा है, उसको एक क्या कर सकते हैं, बैन कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारा जो है ट्राइब्यूनल्स है, मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल, इसके बारे में हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, कैट सेट। तो इसको लेकर पूरा जो डिस्कशन किया गया था ट्राइब्यूनल्स को लेकर, ये है 14A में। अब मैंने पहले ही बोला था कि कहीं पे अगर आप लोगों को ऐसे दिख गया कि कैपिटल ए बी है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, इसको बाद में ऐड किया गया था। तो बाद में कब इसको ऐड किया गया था, इसको हम लोग पूरा देख लेते हैं। ए बी जो पार्ट है ट्राइब्यूनल्स का, इसको ऐड किया गया था 42nd अमेंडमेंट 1976 के थ्रू। ओके, उसके बाद क्या आता है, पार्ट 15 में आ रहा है इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन के अभी जो है थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर चल रहा है,
तो इलेक्शन जो है इसको लेकर डिस्कशन किया गया है पार्ट 15 में। तो आर्टिकल अगर बोलोगे 324 टू 321 29 ए तक इसको लेकर, मतलब जो इलेक्शन कमीशन का फंक्शन, इलेक्शन कमिश्नर जो है उन लोगों का काम क्या होता है, इलेक्शन कमीशन कैसे फ्री एंड फेयर जो इलेक्शन कंडक्ट करते हैं, पूरा जो डिस्कशन है इसको लेके पार्ट 15 में किया गया है। ओके, उसके बाद देखो पार्ट 17, अब आप पूछ सकते हो पार्ट 16 किधर गया सर। पार्ट 16 जो है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो मेंशन नहीं किया गया है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, जो मेंशन किया गया है दैट इज इंपॉर्टेंट, इसको ही आप लोगों को पढ़ना होगा। तो पार्ट 17 में क्या आता है बेटा, लैंग्वेजेस। आप लोगों को पता है देयर आर टोटल 22 लैंग्वेजेस राइट नाउ वी आर हैविंग, तो टोटल 22 लैंग्वेजेस है, तो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो इसको लेकर डिस्कशन किया गया है। कहां पर अगर पार्ट बोलते हो तो पार्ट 17 में किया गया है, आर्टिकल 343 टू 351 तक। अगर इसको ही शेड्यूल में बोलते हैं, मतलब लैंग्वेज जो आता है पार्ट 17 में आता है, आर्टिकल 343 टू 351, लेकिन इसको ही अगर शेड्यूल बोल देता है, कौन सा शेड्यूल में आता है, तो योर आंसर वुड बी 8। देखो लिखा हुआ है 8 शेड्यूल जो है, 8 शेड्यूल इज रिगार्डिंग द लैंग्वेज, ठीक है, 8 शेड्यूल लैंग्वेजेस। तो मतलब इसको ये वाला लैंग्वेजेस, ओके, 9 वाला उधर जाएगा, 9 वाला दिस इज नॉट करेक्ट। तो 8 शेड्यूल में क्या है, 8 शेड्यूल अगर बोलता है लैंग्वेज और पार्ट अगर बोलते हैं 17, इसको याद रखना, ओके, कंपेयर करके आप लोगों को पढ़ना है। उसके बाद देखो क्या आ रहा है, उसके बाद जो आ रहा है इमरजेंसी प्रोविजंस, एक कहां पर आ रहा है, ये वाला होगा 18, ओके, 18 में होगा। 18 वाला जो पार्ट है उसमें इमरजेंसी को लेकर डिस्कस किया गया है। 3 टाइप का इमरजेंसी होता है, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी, नेशनल प्रेसिडेंशियल जो स्टेट में होता है प्रेसिडेंशियल, और एक होता है फिनेंशियल। ओके, ये जो 3 टाइप का इमरजेंसी जो स्पेशल केसेस होता है जब इमरजेंसी डिक्लेयर किया जाता है, तो ये जो इमरजेंसी से 3 टाइप का इमरजेंसी, नेशनल, प्रेसिडेंशियल और जो फिनेंशियल इमरजेंसी, इसको लेकर डिस्कशन किया गया है पार्ट 18 में। और आर्टिकल अगर देखते हो तो आर्टिकल फॉर्म 352 टू 360 तक इसको लेकर डिस्कस किया गया है। उसके बाद जो लास्ट वाला जो इंपॉर्टेंट आता है, जो पार्ट आता है, उसको वो क्या है, अमेंडमेंट, वो जो होता है पार्ट 20 में आता है, दैट इज अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब आप लोगों को याद रखना है कि पार्ट 20 वाला जो क्वेश्चन है, पार्ट 20 में क्या आ रहा है, पार्ट 20 में है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, दिस इज वी आर हैविंग द लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज द बल्किएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा लिखित जो संविधान है वो हमारा संविधान है। अब टाइम टू टाइम इसको क्या किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है, इसमें बहुत सारे चेंजेस लाया गया है। तो ये जो चेंजेस होता है, अमेंडमेंट होता है, इसको लेकर डिस्कस कहां पर हुआ है, पार्ट 20 में हुआ है। मतलब कैसे आप कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, इसको लेकर डिस्कशन किया गया है कहां पर, पार्ट 20 में। और आर्टिकल जो देखो, सिर्फ एक ही आर्टिकल इसके साथ जुड़ा गया है, दैट इज 368। ओके, याद रखना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार दे देता है कि अमेंडमेंट प्रोसीजर कौन सा पार्ट में आता है, अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको लेकर डिस्कस किया गया पार्ट 20 में। और आर्टिकल अगर बोला जाए 368 में इसको लेकर डिस्कस किया गया। ओके, नेक्स्ट मूव टू द शेड्यूल। शेड्यूल थोड़ा बहुत हम लोगों ने पढ़ लिया, इसको लेकर भी डिस्कस किए थे कि शेड्यूल 1 में क्या है, जितने भी स्टेट है उसका नाम और हर स्टेट का जो बाउंड्री और जुरिडिक्शन आता है उसको लेकर, और यूनाइटेड टेरिटरी जो 8 अभी आता है उसका भी जो बाउंड्री और उसका जो एग्जिस्टेंस है उसको लेकर डिस्कशन किया गया है शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 2 एंड 3 में क्या डिस्कशन किया गया है, देखो शेड्यूल 2 में जो है, सेकंड शेड्यूल में डिस्कस किया गया है द सैलरीज एंड द अलाउंसेस। जितने भी जो एग्जीक्यूटिव है लाइक प्रेसिडेंट, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के, कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो ये जो जितने भी बहुत ही हाई प्रोफाइल जो मतलब जो पोस्ट होता है, ये लोग जो सैलरीज या जो अलाउंसेस ये लोग लेते हैं या ये लोग पाते हैं, तो इसको लेकर डिस्कस किया गया। मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उनका सैलरी कितना होगा, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनका सैलरी, क्या क्या अपॉर्चुनिटी उनको मिलेगा, क्या क्या अलाउंसेस उनको मिलेगा, इसको लेकर डिस्कस कहां पर किया गया, शेड्यूल 2 में इसको लेकर डिस्कस किया गया। शेड्यूल 3 में क्या गया है, शेड्यूल 3 में किया गया है ओथ एंड अफर्मेशन। मतलब जब कोई ऑफिसर अपना एग्जीक्यूटिव या ऑफिसर अपना जो ड्यूटी इसको जो उसको जब पद मिलता है, वो जब अपनी ड्यूटी स्टार्ट करते हैं तो उनको क्या करना पड़ता है, ओथ लेना पड़ता है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उनको जो है ओथ कौन देता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, दैट इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जब वो अपने पद पे बैठते हैं तो उनको शपथ कौन दिलाता है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। मतलब कौन किसको शपथ दे रहा है, मतलब कौन किसको शपथ दिला रहा है, तो ये वाला जो डिस्कशन है ये कहां पर आता है, दैट इज शेड्यूल 3 में आता है। जैसे प्राइम मिनिस्टर जब वो अपने काम शुरू करते हैं तो उनको शपथ जो होता है वो दिलाता कौन है, दैट इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वैसे स्टेट में जो होता है, जब चीफ मिनिस्टर अपना जो काम शुरू करते हैं तब वो किससे शपथ लेते हैं, उनको शपथ दिलाता कौन है, दैट इज गवर्नर ऑफ स्टेट। मतलब कौन
सा ऑफिसर, कौन सा एग्जीक्यूटिव जब वो अपना जो काम शुरू करते हैं तो उसको शपथ कौन दिलाता है, ओथ एंड अफर्मेशन कौन कंडक्ट करता है, तो इसको लेकर डिस्कशन जो है वो शेड्यूल 3 में किया गया है। ठीक है, उसके बाद आता है शेड्यूल 4 में आता है। देखो शेड्यूल 4 में क्या है बेटा, एलोकेशन ऑफ सीट इन राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है। राज्यसभा जो है हर स्टेट में, हर स्टेट का रिप्रेजेंटेटिव राज्यसभा या जो काउंसिल ऑफ स्टेट में जाता है, तो कौन सा स्टेट से कितना सीट एलोकेशन रहेगा, इसको लेकर जो डिस्कशन है वो कहां पर किया गया है, 4th शेड्यूल में किया गया है। ठीक है, इसको आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद देखो 5th एंड 6th में क्या किया गया है। 5th एंड 6th में जो है दैट इज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। 5th एंड 6th द सेम थिंग बट थोड़ा डिफरेंस है। 6th और 5th दोनों में, 5th एंड 6th दोनों में जो है शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब्स को लेकर डिस्कस किया गया है। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब अभी हम लोगों ने पढ़े थे, उधर जो पढ़े थे पार्ट 10 में पढ़े थे, जहां पर शेड्यूल एंड ट्राइबल जो इलाका है उसको कंट्रोल और उसको जो है कैसे उधर एडमिनिस्ट्रेटिव कामकाज कैसे करेगा उसको लेकर डिस्कस किया गया था। वैसे ही इधर 5th शेड्यूल में जो है, जो शेड्यूल ट्राइबल जो एरिया आता है उधर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल और कैसे उनका काम किया जाएगा उसको लेकर डिस्कस किया गया है। 6th शेड्यूल में स्पेसिफिकली 4 स्टेट को लेकर डिस्कशन किया गया है, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम। मतलब दोनों ही चीज जो है 5th एंड 6th दोनों ही जो है शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एंड एरियाज एंड ट्राइबल, शेड्यूल ट्राइब जो इलाका है उसको कंट्रोल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे किया जाता है उसको लेकर डिस्कस किया गया है। 6th वाला जो शेड्यूल है उसमें स्पेसिफिकली आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये जो 4 स्टेट है इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे होगा उसको लेकर डिस्कस किया गया था। ओके, उसके बाद क्या आता है, उसके बाद 7th शेड्यूल जो हम लोगों ने अभी इससे पहले डिस्कस कर लिया था कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में जो एलोकेशन ऑफ पावर रहता है उसको लेकर डिस्कस किया गया है। ऑलरेडी 8 भी हम लोग डिस्कस किए थे, जहां पर हम लोग पढ़े थे लैंग्वेजेस के बारे में डिस्कस किए गए। ओके, उसके बाद आता है 9th शेड्यूल। देखो 9th शेड्यूल बेसिकली पहले जब हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूशन जब एडॉप्ट किया गया था, सपोज कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन जब एडॉप्ट किया गया था और अभी अगर देखते हो तो ना अभी तो जब एडॉप्ट किया गया था तब पार्ट कितना था, जब एडॉप्ट किया गया था तब पार्ट था टोटल 22, अभी जो है बढ़ के 25 हो गए। ठीक है, पार्ट। उसके बाद शेड्यूल अगर देखते हो तो जब एडॉप्ट किया गया था, शेड्यूल जो था जब एडॉप्ट किया गया था वो था 8, अभी वो जो है बढ़ के हो गया क्या 12। ओके, आर्टिकल जब था जब एडॉप्ट किया गया था आर्टिकल वो था 395, अभी जो है वो बढ़ के हो गया 465। मतलब देखो टाइम टू टाइम क्या हो गया और भी बढ़ गया। तो मतलब जब शेड्यूल स्टार्ट हुआ था तो 8 था, उसके बाद अभी 12 हो गया। मतलब बाद में 4 जो शेड्यूल है उसको ऐड किया गया था। तो सबसे पहले जो शेड्यूल ऐड हुआ था वो 9th शेड्यूल था डेफिनेटली, जो हम लोग का जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसके एक उसमें 8 शेड्यूल था। 9th वाला जो शेड्यूल है उसमें क्या है, बेसिकली उसमें बहुत सारा लॉ एंड जो है देखो वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन, बहुत सारे रेगुलेशन एक्ट है। इसको जो ऐड किया गया था ये फर्स्ट अमेंडमेंट, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जब फर्स्ट अमेंडमेंट का संशोधन किया गया था, फर्स्ट अमेंडमेंट किया गया था, तो उसके थ्रू जो 9th शेड्यूल है वो वाला ऐड किया गया था 1951 में। ये वाला क्वेश्चन दे देता है कि पहला जो अमेंडमेंट हुआ था कब हुआ था, पहला अमेंडमेंट 1951 में हुआ था और उसके थ्रू कौन सा शेड्यूल का ऐड किया गया था, उसके थ्रू पहला जो अमेंडमेंट हुआ था उसके थ्रू 9th शेड्यूल को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था, जिसमें बहुत सारा एक्ट्स और रेगुलेशन के बारे में बोला गया है। ओके, उसके बाद जो आता है 10th शेड्यूल जो आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कब ऐड किया गया था, पहले वो वाला देखते थे, वो 52 अमेंडमेंट 1985 में इसको ऐड किया गया था। ये किसके बारे में है, दैट इज एंटी डिफेक्शन एक्ट। अब एंटी डिफेक्शन एक्ट क्या होता है बेटा, जब इसको थोड़ा एनालाइज करते हैं, जब कोई इंसान सपोज मैं कोई रिप्रेजेंटेटिव हूं, सपोज मैं एमएलए या एमपी हूं, मैं रिप्रेजेंटेटिव हूं, तो अगर मैं अपना जो है आइडियोलॉजी चेंज करता हूं, सपोज मैं पॉलिटिकल पार्टी ए करता हूं और ए से मैं एमपी बना, ठीक है, ए से जीत के ए पॉलिटिकल पार्टी से जीत के मैं एमपी बना, अब मैं जाना चाहता हूं बी नाम का पॉलिटिकल पार्टी में जाना चाहता हूं, तो डेफिनेटली मैं जा सकता हूं, लेकिन जाने से पहले क्या करना पड़ेगा, मैं जो रिप्रेजेंटेटिव हूं, एमपी हूं, उससे मुझे रिजाइन करना पड़ेगा। ओके, मतलब क्या बना, मतलब बना अगर कोई भी इंसान जो रिप्रेजेंटेटिव बनता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से, अगर वो बाद में पॉलिटिकल पार्टी चेंज करता है, किसी और दल में जाता है और पार्टी में जाता है, तो सबसे पहले उनको वो जो एमएलए या एमपी जो रिप्रेजेंटेटिव है उसको क्या करना पड़ेगा, अपना पद जो है, अपना पोस्ट जो है उसको छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा, सपोज जिन लोगों ने मुझे वोट दिया था वो पॉलिटिकल पार्टी ए को वोट दिया था, अब मैं तो बी में चला गया, मैं अब पॉलिटिकल आइडियोलॉजी चेंज करके बी में चला गया, अब लोगों ने तो मुझे ए जो सिंबल था, ए पॉलिटिकल पार्टी से जिताया था, मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, लोगों को बिट्रे कर रहा हूँ। तो ये वाला चीज है, इसको रोकने के लिए एंटी डिफेक्शन जो है एक्ट ला गया था, जिसके थ्रू में क्या बोला गया था कि कोई भी अगर रिप्रेजेंटेटिव वो पार्टी चेंज करता है तो सबसे पहले उनका जो रिप्रेजेंटेटिव जो चीज है, पोस्ट है, उसको उनको रिजाइन करना पड़ेगा।
देन यू कैन गो इट। उसके बाद अगर नए पार्टी में जाके आप फिर से चुनाव जीत के आप एमपी एमएलए बनते हो, दैट इज वेलकम। ओके, देयर इज नो इशू दैट। तो ये वाला जो ये जो पार्ट है 10th, इसको बाद में ऐड किया गया था 52nd अमेंडमेंट 1985 में। उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन था, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कौन सा प्राइम मिनिस्टर था जब एंटी डिफेक्शन मोशन या लॉ आएगा था? राजीव गांधी। राजीव गांधी। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला याद रखना। और उसके बाद वाला जो दो हिस्सा था ये हम लोगों ने पढ़ लिया ऑलरेडी। 11th में जो है पंचायती राज, जिसको लेकर डिस्कस किया गया था, और 12th में जो है म्युनिसिपैलिटीज, और इसमें कितने सब्जेक्ट्स आता है उसको डिस्कस किया गया है। जैसे पंचायत में आता है 11 सब्जेक्ट्स, सॉरी 29 सब्जेक्ट्स 11 शेड्यूल में आता है, और जो पंचायत जो म्युनिसिपैलिटी है उसमें 18 मैटर्स का सब्जेक्ट आता है, और 12 शेड्यूल में आता है। ठीक है, सो दीज वेयर द लिस्ट ऑफ पार्ट एंड शेड्यूल्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा याद रखने वाला बात होता है, लेकिन आप लोग अगर कंपेयर करके पढ़ोगे कि पार्ट जो पार्ट में है और शेड्यूल में कैसा है, इसको अगर कंपेयर करके थोड़ा बहुत आप इसको पढ़ोगे तो आप लोग ज्यादा इफेक्टिवली इसको याद रख सकते हैं। ओके, थैंक यू।